अब हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट अप्रोचेस की। जैसे जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनको किन किन तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है ग्रीडी एल्गोरिदम। ग्रीडी मतलब लालची, है ना। ग्रीडी एल्गोरिदम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ग्रीडी एल्गोरिदम होते क्या है? देखिए, ये जो कैटेगरी होती है इसके अंदर वो एल्गोरिदम्स हमने सिलेक्ट मतलब चुने हैं, या यूं कहें हमने उनको कैटेगराइज किया है, जो कि इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो गिवन प्रॉब्लम का हमें चाहिए। इज डिज़ाइन टू अचीव ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। पर जब ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच होता है उसके अंदर हम सॉल्यूशन डोमेन को देखते हैं, यानी कि अभी हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, उस डोमेन में से सबसे अच्छा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे लिए क्या होगा, हम उसको चुनकर और आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसा नाम से इसमें बताया गया ग्रीडी होता है, तो हम क्लोजेस्ट सॉल्यूशन जो कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा उसे हम चूज करते हैं हर बार। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्रीडी एल्गोरिदम ट्राई कर रहा है टू फाइंड लोकलाइज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। लोकलाइज मतलब अभी जो अवेलेबल है हमारे पास रिसोर्सेज बोले या जो सॉल्यूशन का सेट है उसके अंदर से हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और जो हमें ग्लोबली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ ले जाए। ग्लोबली मतलब कि हर सिचुएशन में वो जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, उस सॉल्यूशन की तरफ वो हमें ले जाए। पर जो ग्रीडी एल्गोरिदम होते हैं जनरली वो आपको ग्लोबल ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो सिचुएशन है अभी जो हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है उस हिसाब से ये आपको बेस्ट तरीका ढूंढ के देगा, है ना। बेस्ट जो आपका आंसर है वो ढूंढ के देगा। और ये सारे ग्लोबल पैरामीटर्स और सारी चीज़ों को नहीं सर्च करता, जो कि अगर हमने कंसीडर किए तो हमें ग्लोबली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिलेगा, वो नहीं है इसमें कंसीडर होता है। एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया है, काउंटिंग कॉइन्स का एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या हो रहा है कि हमें काउंट करने हैं डिजायर्ड वैल्यू के कॉइन्स को, और उसके अंदर हमें सबसे कम कॉइन्स का इस्तेमाल करना है। अब जो ग्रीडी अप्रोच होता है वो क्या फोर्स करता है, एल्गोरिदम जो होता है वो क्या फोर्स करता है, हम सबसे पहले लार्जेस्ट पॉसिबल कॉइन लें। जैसे हमारे पास 1, 2, 5 और 10 इन डिनोमिनेशन के सिक्के हैं, है ना। 1 रुपए का है, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। और हमें कहा गया है कि 18 जो है आप उसका काउंट बनाना है, सिक्कों का काउंट जो है आपको वो 18 करना है। मैं कहा ठीक है। तो आपका जो ग्रीडी प्रोसीजर होगा उसके अंदर क्या होगा, हम सबसे पहले अभी क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहला हमने बड़ा सिक्का ले लिया 10 रुपए का। ठीक है। अब हमें कितने बनाने, 8 रुपए और बचे हैं। फिर हमने उस सॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा सिक्का बचा था 5, हमने उसको ले लिया। अब हमारे पास 3 है, तो हमने फिर उन सॉल्यूशन में से 2 और फिर लास्ट में 1, तो हमने टोटल जो है 18 कर लिया। तो अभी तक तो हमें लग रहा है कि हाँ 4 ही सिक्के हमने उनको ऑर्गेनाइज करके और कर लिया है, और हमें 4 सिक्के सिलेक्ट करने को बोला, पिक करने को बोला, और हमने कर लिया। पर अगर प्रॉब्लम का हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेम अप्रोच फिर आपको अप्लाई करने पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे कुछ करेंसी सिस्टम के अंदर क्या होता है, फॉर द करेंसी सिस्टम वेयर वी हैव कॉइन्स ऑफ 1, 7, 10 वैल्यू। कुछ करेंसी सिस्टम में मान लो 1, 7 और 10 रुपए के सिक्के हैं, तो 18 रुपए को कैलकुलेट करना ऑप्टिमम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 7 रुपए का एक सिक्का ले लिया, 1 का 1 ले लिया, 10 का 1 ले लिया, 18 रुपए हो गए। पर 15 रुपए अगर आपको काउंट करने हैं तो आपको और ज़्यादा सिक्कों की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर हम ग्रीडी अप्रोच यूज़ करते तो 10 लेते, उसके बाद हमें 18 करना है, और इसके ऊपर यहाँ पर अगर हम लेते 10 लेते तो हमें 15 करना है ना। तो 7 तो हम नहीं ले पाते, तो 10 के बाद हम क्या करते हैं, 1, 1, 1, 1 और 1। हम क्या करते, 5 सिक्के 1 रुपए के लेते तो हमारे 15 बनते हैं। क्योंकि ग्रीडी अप्रोच ये कहता है कि अब जो आपने ले लिया उसके बाद सबसे बड़ा सिक्का आपने ले लिया ग्रीडी अप्रोच के कारण। अब आपके पास जो ऑप्शन बचे हैं वो 1 का है और 7 का है। 7 अगर आप ले लोगे तो 17 रुपए हो जाएंगे, जो कि आपका सॉल्यूशन 15 से नहीं मैच कर रहा है। तो आपको एक एक के 5 सिक्के लेने होंगे, तो टोटल 6 कॉइन्स हो गए। पर अगर हम ग्रीडी अप्रोच नहीं यूज करते तो हम 7 रुपए का एक सिक्का ले लेते, फिर 7 रुपए का एक सिक्का और ले लेते, और 1 रुपए का। तो 3 कॉइन्स में ही ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती।
तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करें कि ग्रीडी अप्रोच पिक करता है सबसे इमीडिएट जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है उसको, और इसीलिए ये आपको जो है ग्लोबल ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को नहीं सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसका एक लिमिटेशन है। तो ये मेजर कंसर्न का इशू भी है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होता है। तो ग्रीडी अप्रोच ये होता है। तो बहुत जगहों पे हम ग्रीडी अप्रोच यूज़ भी करते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हो गया, प्रिम्स और क्रुस्कल हम आगे पढ़ेंगे अभी। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम में वहाँ पर डिजकास्ट्रा, ग्राफ मैप कलरिंग, ग्राफ वर्टेक्स कवर, नैपसैक प्रॉब्लम, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, इन सभी के अंदर जो है हम ग्रीडी अप्रोच यूज़ करते हैं। वैसे देखा जाए तो आपके टेक्निकली आपको ये सारे चीज़ों का क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, ये सारे एल्गोरिदम हैं ये क्लियर होने चाहिए। तो वैसे हम इतना डिटेल में ये पढ़ेंगे नहीं, पर आई वुड रेकमेंड कि आप ये सारे एल्गोरिदम्स का बेसिक पढ़ें। हम इसमें से जो 4-5 है वो के अलावा बाकी तो हम पढ़ेंगे इसमें। तो आगे जब हमारा वो टॉपिक्स आएंगे तब हम उनको डिटेल में और देख लेंगे। दूसरा जो आपका आता है अप्रोच डेटा स्ट्रक्चर का, वो होता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। नाम से ही पता चल रहा है, फूट डालो राज करो, जैसा अंग्रेजों की वो नीति थी, सेम यहाँ पर भी वो है। इसमें ये हो रहा है कि जो प्रॉब्लम आपको दी गई है, प्रॉब्लम इन हैंड आपके पास है, उसको हम छोटे सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करें और फिर हर एक प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें। ठीक है, और हम उनको फिर और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, जब तक कि हम इस स्टेज पर नहीं पहुंच जाए कि अब और डिवीजन इस प्रॉब्लम का पॉसिबल नहीं है। तो वो जो लेवल पे पहुंच जाएंगे जब आप और इसको तोड़ नहीं सकते, तो हम उसको बोलेंगे एटॉमिक। तो एटॉमिक स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम जो होती है, फिर उनको सॉल्व किया जाता है। फिर वो जो सारे सॉल्यूशंस हैं उन सब प्रॉब्लम्स को, उनको मर्ज करते जाते हैं, मतलब मिलाते जाते हैं, फिर से इकट्ठा करते जाते हैं। जो टुकड़े हमने किए थे उनको फिर से जोड़ते जाते हैं, यूँ सोचिए। और तब तक हम उन्हें मर्ज करते हैं जब तक कि हम ओरिजिनल प्रॉब्लम पर नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, ABCDEFGHIJ एक प्रॉब्लम है, उसको हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया, ABC समथिंग लाइक दिस। फिर हमने उनको और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके और सॉल्यूशन उसका जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और फिर हमने इन्हें मर्ज कर लिया और मर्ज करके हमें जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो वापस मिल गया। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बहुत ही मोटे तौर पर बात करें तो 3 स्टेप के अंदर हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को समझ सकते हैं। पहला होता है डिवाइड करना या ब्रेक करना। इस स्टेप के अंदर हम प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और जो सब प्रॉब्लम होता है वो पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इन स्टेप्स को हम रिकर्सिव अप्रोच, रिकर्सिव मतलब फिर उसको एक प्रॉब्लम मानकर फिर उसके और टुकड़े किए, फिर उनके टुकड़ों को एक प्रॉब्लम मानकर उसके और टुकड़े किए, उसको तब तक डिवाइड किए जाते हैं जब तक कि वो सब प्रॉब्लम एटॉमिक नहीं हो जाती नेचर में। एटॉमिक का मतलब ये है कि फिर वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पा रही है, फिर भी वो किसी एक्चुअल प्रॉब्लम का पार्ट तो है। तो अब हम वहाँ पर पहुँच गए कि अब ये प्रॉब्लम और किसी छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड नहीं हो पा रही। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कॉन्कर उसको करेंगे, कॉन्कर या सॉल्व जिसे हम बोलेंगे, सॉल्व हम करेंगे। तो जो स्टेप्स हैं वो सारे सब प्रॉब्लम्स को उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, और इस स्टेज पर हम बोलते हैं ये जो प्रॉब्लम होते हैं वो खुद को अपने लेवल पर ही सॉल्व कर लेंगे, है ना, उनको ज़्यादा कोई रिसोर्सेज या बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में सॉल्यूशन ही होंगे, यूँ मान लेते हैं हम। फिर थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है कि हम इन सभी प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व हो चुकी हैं, हम उन्हें रिकर्सिवली उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने उन्हें तोड़ा था, उसी ऑर्डर में कोशिश करते हुए कि उसी ऑर्डर में हम उनको तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक कि वो आपका जो है ओरिजिनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं दे देते हैं, ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बन जाते हैं। तो ये एल्गोरिदम अप्रोच जो होती है रिकर्सिवली कॉन्कर और मर्ज करने के काम को करती है, और ऐसा हमको मतलब अपीयरेंस होता है कि वो एक ही स्टेप मतलब एक ही साथ वो काम हो रहा है, जबकि वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में इस तरह से करता है। तो कुछ बहुत ही पॉपुलर और अच्छे आप मान सकते हैं एल्गोरिदम्स हैं जो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को यूज़ करते हैं।
जैसे मर्ज सॉर्ट, हम आगे जब सॉर्टिंग पढ़ेंगे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे। फिर बाइनरी सर्च हम पढ़ेंगे, जब हम हम सर्चिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे। और लास्ट है आपके दो है स्ट्रेसेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट। तो ये तो हमारे अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन के तरीका, ये स्ट्रेसेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और क्लोजेस्ट पेयर पॉइंट्स का। तो इनके अंदर जो है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज होता है। There are various ways available to solve any computer problem, but the mentioned are good example of divide and conquer approach. इनको भी solve करने के बहुत सारे तरीके, जैसे sorting आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, सर्चिंग आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। पर ये जो है अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का, तो आप इन्हें उसमें अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है सिमिलर टू डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें भी डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह ही अप्रोच को यूज किया जाता है, जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं प्रॉब्लम को स्मॉलर और उससे भी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में। सेम जैसा डिवाइड एंड कॉन्कर में हो रहा है हम इसमें भी ब्रेक कर रहे हैं, पर जहां हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के अंदर ये सब प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, पर द रिजल्ट ऑफ दीज स्मॉलर सब प्रॉब्लम आर रिमेंबर्ड। इनके जो सब प्रॉब्लम्स को हम याद रखते हैं, सॉल्यूशन को सेव रखते हैं और यूज फॉर सिमिलर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, और हमें यूज कर सकते हैं उसी तरह की सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर डेटा को यूज करते हुए ओवरलैप जो कर रही है प्रॉब्लम, उनके केस में हम उसे यूज कर सकते हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको हम सिमिलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड तो कर सकते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर सब प्रॉब्लम, सो दैट देयर रिजल्ट कैन बी रीयूज, उनके रिजल्ट को हम फिर से रीयूज कर सकें, है ना। मोस्टली ये एल्गोरिदम जो होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के, जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन। तो बिफोर सॉल्विंग द इन हैंड सब प्रॉब्लम, हम इन हैंड सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले डायनेमिक एल्गोरिदम क्या करेगा, एग्जामिन करेगा रिजल्ट ऑफ प्रीवियसली सॉल्व्ड सब प्रॉब्लम, पहले से सॉल्व की हुई सब प्रॉब्लम्स को वो एग्जामिन करेगा, देखेगा। अगर उसको उसी तरह का मिल जाता है या ओवरलैपिंग सिचुएशन में मिल जाता है, तो वो उसको लेकर या उससे कुछ जो है मैथडोलॉजी को अडॉप्ट करके वो सॉल्व करेगा, और फिर क्या होगा कि सॉल्यूशन जो मिलेगा उस सब प्रॉब्लम का, उनको कंबाइन कर दिया जाता है टू अचीव द बेस्ट सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को हम छोटे और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम अचीव करेंगे बाय यूजिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होता है स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स का, उनसे हम जो है पूरी प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायनेमिक एल्गोरिदम जो होता है वो यूज करते हैं मेमोराइजेशन टेक्निक का। मेमोराइजेशन याददाश्त, जो याद रखता है चीज़ों को। जैसे इसमें कंपैरिजन हुआ हम करते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्रीडी एल्गोरिदम जहाँ पर लोकल ऑप्टिमाइजेशन एड्रेस होता है, डायनेमिक एल्गोरिदम जो होता है वो ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करता है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस हुआ। डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर जहाँ पर सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं हम ओवरऑल सॉल्यूशन में बनाने के लिए, डायनेमिक एल्गोरिदम क्या करेगा, आउटपुट जो होता है स्मॉलर सब प्रॉब्लम का, उनको यूज करके फिर ऑप्टिमाइज करता है बिगर सब प्रॉब्लम्स को। और डायनेमिक एल्गोरिदम जैसे मैंने बोला मेमोराइजेशन का यूज करते हुए जो आउटपुट आता है ऑलरेडी सॉल्व्ड सब प्रॉब्लम्स का आउटपुट जो आता है उसको वो यूज करता है। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हुए, फिबोनाची नंबर सीरीज हो गया, नैपसैक प्रॉब्लम हो गया, टावर ऑफ हनोई हो गया, और पेयर शॉर्टेस्ट पाथ बाय फ्लॉयड वार्शल्स एल्गोरिदम हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ बाय डिजकास्ट्रा हो गया, और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ये जो एल्गोरिदम्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, इन्हें हम बहुत ही अच्छी तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे नैपसैक प्रॉब्लम इससे पहले भी आया था डिवाइड एंड कॉन्कर में, तो आप इससे आप सोच सकते हैं कि इससे आपको ग्लोबली ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ से आपको जो है डिवाइड एंड कॉन्कर से भी आपको जो है ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिल सकता है।
तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होती है टॉप डाउन और बॉटम अप मैनर में दोनों में यूज़ की जा सकती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो प्रीवियस सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा चीपर होगा इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग साइकिल। मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा सीपीयू साइकिल को कंज्यूम करता हुआ आपको मिलेगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एल्गोरिथम के, वो हम एक बार जस्ट क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। डेटा डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा डेफिनेशन एक पर्टिकुलर डेटा जो होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला होता है वो एटॉमिक होना चाहिए। डेफिनेशन शुड डिफाइन अ सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डेटा डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं डिफाइन करें वो सिंगल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और ज़्यादा उसको डिवाइड या और ज़्यादा कंपोनेंट से नहीं बना हुआ हो। ट्रेसेबल होना चाहिए, यानी कि डेटा डेफिनेशन ऐसा हो कि डेफिनेशन शुड बी एबल टू मैप्ड टू सम डेटा एलिमेंट, डेटा एलिमेंट के साथ मैप करके उसको ट्रेस किया जा सके। और एक्यूरेट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यानी डेटा डेफिनेशन शुड बी अनएम्बिगुअस। क्लियर और कंसाइज भी होनी चाहिए। डेफिनेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर एंड कंसाइज। अब हम बात करते हैं डेटा ऑब्जेक्ट की। डेटा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेटा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका डेटा है उसे हम डेटा ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर आते हैं हम डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स जो होते हैं वो तरीका होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसा हमने प्रोग्रामिंग वाले में पढ़ा था, इंटीजर, स्ट्रिंग एट्सेट्रा। इससे हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि कोई भी डेटा जो है वो कौन से टाइप के डेटा को हैंडल कर पाएगा, कौन से टाइप के ऑपरेशंस को वो परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम लेते हैं। और दो डेटा टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक होता है बिल्ट इन डेटा टाइप और एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप वो होते हैं जो किसी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन सपोर्ट के लिए होते हैं, उसको बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। जैसे ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको कौन कौन से बिल्ट इन डेटा टाइप मिलेंगे? इंटीजर, बुलियन, फ्लोटिंग, कैरेक्टर्स, ये सब बिल्ट इन होते हैं, है ना। इनको आपको पहले से ही बने बनाए सपोर्ट के रूप में मिलेंगे। देन कम्स द डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, दोज डेटा विच आर इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंटली एज दे कैन बी इम्प्लीमेंट इन वन और अदर वे। मतलब इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अलग अलग तरीकों से, उन्हें हम बोलेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप। तो डेटा टाइप वो कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी डेटा टाइप का या बिल्ट इन डेटा टाइप का, उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर और उनके एसोसिएटेड ऑपरेशन के थ्रू हम जब बनाते हैं उन्हें हम डिराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं, जैसे लिस्ट, एरेज, स्टैक्स और क्यूज। अब जो डेटा टाइप होते हैं, जो डेटा होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, उनके कुछ सर्टेन ऑपरेशन होते हैं, और ये ऑपरेशन जो होते हैं वो लार्जली डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन कौन सा आप कर रहे हो और उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह से आप उनको परफॉर्म कर पाते हो। जैसे पहला होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब हर एक डेटा को विजिट करना, हर एक डेटा को विजिट करना, ये कहलाता है ट्रैवर्सिंग। सर्च मैंने आपको बता दिया, उन डेटा में से सर्च करना है। इंसर्ट यानी कि उस डेटा के अंदर कहीं पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ये चीज को इंसर्ट करना है। डिलीशन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है। सॉर्ट मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इनको सिलेक्ट क्रम में जमाना है। मर्ज मतलब छोटे छोटे अगर डेटा टाइप से तो इनको हमें मर्ज करके एक बड़े उसमें कंपाइल करना, ये कहलाता है मर्जिंग। तो इनसे रिलेटेड ही हम आगे जो है अब ऑपरेशंस पढ़ेंगे।